हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम साइंस के क्लास 6 का चैप्टर 15 देखेंगे, जो कि है हमारे चारों ओर वायु। यानी इसमें हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु क्या होती है, वायु के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं और कितनी मात्रा में होती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये क्या है, ये एक वात सूचक है, यानी वेदर क्लॉक है ये। तो ये किस लिए लगाई जाती है, जिस दिशा में होती है उसमें पता चल जाता है कि वायु किस दिशा से बह रही है। ठीक है, वात सूचक को घूमते हुए देखा होगा आप लोगों ने। ये दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है, उसी दिशा में रुक जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि दिशा पश्चिम से वायु चल रही है या पूर्व से चल रही है। ठीक है, अब वायु जो होती है वो किसी जगह का स्थान घेरती है कि नहीं, इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। आप 2 बीकर में इस तरह से पानी लेंगे और एक में क्या है, बॉटल को सीधे डालेंगे ऐसे। ठीक है, खुले मुख को पानी में भरी हुई बोतल में लेने के अनुसार डुबोएंगे और बोतल को ध्यान से देखेंगे, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है। फिर क्या है, अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा करेंगे, जैसे कि सेकंड डायग्राम में दिखाया है। और उसके बाद देखेंगे कि अब क्या बोतल में पानी भरता है। तो आप देखेंगे बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते आपको दिखेंगे। ठीक है, अब ये बुलबुले क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है कि यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी, तो वास्तव में इसे उलटने पर भी ये पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी, जब आपने बिल्कुल सीधा रखा था तब भी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी जो है वो बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वायु भरी हुई है। ठीक है, वायु के निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही। लेकिन जब आप बोतल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी जो है वो भर जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब उस बोतल में वायु थी, और इससे क्या मतलब है कि वायु जो है वो स्थान को घेरती है, ये बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। ये हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु क्या है, हमारे चारों तरफ उपस्थित है और वायु का कोई रंग नहीं होता है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते हैं। इसके आर पार देख सकते हैं, ये पारदर्शी होती है। तो ये क्या है, ये सब वायु के गुण हैं कि वायु स्थान घेरती है, ये हमारे चारों तरफ उपस्थित होती है, ये किसी रंग की नहीं होती है, ये पारदर्शी होती है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर वायु की एक पतली परत सी घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी क्या है, उसके चारों तरफ वायु की एक पतली परत है, और वो जो पतली परत वाला एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। इसीलिए उसका नाम क्या है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायु का मंडल। ठीक है, और ये क्या है, बहुत किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। अब जल वाष्प क्या होती है। जल वाष्प हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। पहले के चैप्टर्स में मैंने आपको बताया भी है कि जल वाष्प क्या होती है, ये वायु में उपस्थित होती है। तो वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, यानी वहाँ वायु की तुलना में जहाँ टेम्परेचर कम है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प में क्या होती है, ठंडी होकर वहाँ पर संघनित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, और जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देने लगती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे और इससे ये पता करेंगे कि जो ऑक्सीजन है या वायु में जो विभिन्न गैसें हैं वो कौन कौन सी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक टेबल लोगे और वहाँ पे आप 2 मोमबत्ती जलाओगे, बिल्कुल सेम लेंथ की, लंबाई की। ठीक है, अब हम उसमें क्या करेंगे कि पहले जो हमारी 2 मोमबत्ती ली है, इनमें से एक मोमबत्ती में हम कांच का एक गिलास उलट करके रख देंगे, कांच का, ताकि हमें अंदर का दृश्य दिखता रहे। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्ती लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। अब इसका क्या कारण, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में खुद भी करके देख सकते हैं, या आप लोगों ने कई बार किया भी होगा कि जब हम किसी कैंडल को रखें और उसके ऊपर हम पूरी तरह से ढक दें। जैसे आपने अगर किसी ने लैंप को देखा है तो लैंप क्या होता है, ऊपर से खुली रहती है। क्यों खुली रहती है, ताकि वो जलती रहे। अगर आप पूरी तरह से ऊपर से अगर हाथ से कवर कर लेंगे तो लैंप भी बुझ जाएगी। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ये कारण है कि जो मोमबत्ती है
वो उसके वायु का कोई घटक है जो मोमबत्ती को जलने में सहायता कर रहा है, वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। तो अगर जब हम ढक देते हैं ग्लास से तो वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु में मिलती रहता है वो घटक। तो वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, तो जब हम ग्लास से ढक देते हैं तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ी देर बाद कैंडल बुझ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन क्या होती है। देखिए, मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने ये देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष रहता है। ठीक है, तो जैसे कैंडल बुझ गई तो क्या हो गया कि वहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो थी वो यूज़ हो गई, लेकिन उसके अलावा एक गैस रहती है जो कि है नाइट्रोजन। ये सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। तो जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो क्या है, उसकी वजह से तो जल नहीं रही है हमारी जो कैंडल है। तो ये क्या बताती है कि वायु का एक बड़ा भाग जो है वो ऐसा है जो कि किसी भी चीज़ को जलने में सहायक नहीं होता है, और वो जो गैस है वो क्या कहलाती है, वो नाइट्रोजन कहलाती है। अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। ये घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण होती है। जैसे अगर आप कोई हवन यज्ञ वगैरह हो रहा हो, ठीक है, एक बंद कमरे में, तो आप देखोगे या अगरबत्ती, हम कई बार धूप बत्ती जलाते हैं तो उससे क्या होती है, घुटन सी लगने लगती है। तो वो जो गैस होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो आपने देखा अब गैस में क्या क्या, कौन कौन सी गैस हमने देख ली वायु में है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब है धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो कि प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं, और ये चिमनियां हानिकारक धुएं एवं गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। अब आप इसे कैसे देख सकते हैं, अगर आपने देखा होगा किसी एक बंद कमरे में और किसी भी एक छेद से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, तो अगर आप उस रोशनी पे देखेंगे आपको हल्के से कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वो कण क्या होते हैं, वो होते हैं धूल के कण। तो ये धूल के कण क्या होते हैं, वायु में हमेशा उपस्थित रहते हैं, और ये जो धूल के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कभी फंस जाएं हमारे गले में या नाक में तो क्या छींकें आने लगती हैं डस्ट से, जिनको जैसे एलर्जी होती है उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं कि हानिकारक धूल के कण जो होते हैं वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएं तो दिक्कत होती है। इसलिए आप जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या होता है, अपना मुंह कवर करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। तो वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं, और वायु में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें होती हैं हमने देखा, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। वायु की संरचना में स्थायी भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये 3 मुख्य गैसें हैं जो कि वायु में होती हैं। अब सबका आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया है कि इसमें जो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में, और नाइट्रोजन। तो वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती। कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और शेष 1% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और जल वाष्प होती हैं। यानी शेष जो 1% है उसमें अन्य गैसें होती हैं और जल वाष्प होता है। तो इस तरह आपने क्या देखा कि वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें और जल वाष्प होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, अब देखते हैं पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। ठीक है, अब ये तो हम हवा की बात कर रहे थे, जो कि अब पानी में रहते हों उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक आप बर्तन में पानी लोगे थोड़ा सा और उसे फिर गर्म होने रखोगे। जब वो धीरे धीरे से गर्म होने लगेगा तो आप क्या देखोगे, इसकी सतह पे आपको छोटे छोटे से बुलबुले से दिखाई देने लगेंगे। जब वो उबलने लगता है पानी तो गैस कम करके देखेंगे। तो ये क्या है, आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए जो देखते हैं, ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के
कारण बनते हैं, क्योंकि पानी जो है उसमें भी वायु जो है वो घुली हुई होती है। जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब देखा आपने कि भले ही वो पानी में रह रहे हैं, वो वायु के संपर्क में नहीं है, लेकिन पानी में भी क्या होते हैं, गैस वायु होती है और उसी गैस का यानी ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल अपने श्वसन में करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब जो मिट्टी में रहते हैं, हमने हवा की बात कर ली, हमने पानी की बात कर ली, अब मिट्टी के अंदर भी बहुत से जीव रहते हैं, उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है? उनको भी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, क्योंकि श्वसन क्रिया तो सभी करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि पानी हम उसमें जब डालते हैं तो उसमें विद्यमान वायु जो है वो विस्थापित हो जाती है। उसमें आपको बुलबुले से उठते हुए दिखेंगे। वो बुलबुले किसकी वजह से होते हैं? वायु की वजह से होते हैं। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो। तो इसमें क्या, तो मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं वो इस वायु का इस्तेमाल करते हैं। अब मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान या छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कीड़े जो होते हैं, जो भी अंदर रहते हैं मिट्टी के, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे से छिद्र, आपने देखा होगा अगर कहीं कहीं पे जहाँ पे घास ना हो मिट्टी में, तो आपको छोटे छोटे से छेद दिखाई देंगे। वो किस लिए बना लेते हैं? ताकि आसानी से वायु जो है वो अंदर बाहर आ सके। लेकिन क्या होता है कि जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों में वायु की जगह पानी भर जाता है और इस स्थिति में ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव सांस नहीं ले पाते हैं। तो यही कारण है कि केंचुए जो है वो केवल भारी वर्षा के समय पर ही ज़मीन से बाहर आते हैं। तब क्या होता है, कीड़े जो भी होते हैं, सिर्फ केंचुआ क्या और भी जीव होते हैं, वो क्या मिट्टी से बाहर निकलने लगते हैं बरसात के मौसम में। तो बरसात के मौसम में क्यों कीड़े निकलते हैं? इसका क्या कारण है? यही कारण है कि उन्हें क्या होता है, पानी भर गया उनके छेदों में जहाँ पे वायु मिल रही थी। तो अब क्या है, उन्हें वो वायु मिल नहीं पा रही, इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए बाहर आना पड़ता है। अब देखिए, जिस इस प्रकार से क्या है, सारे जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उसके बाद भी वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त नहीं होती है। तो कैसे समाप्त नहीं होती है? क्योंकि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका क्या है, प्रतिस्थापन होता रहता है। कैसे? आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन निकाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। तो पौधे क्या होते हैं, ये प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके साथ वो ऑक्सीजन उत्पन्न होती रहती है। प्रकाश संश्लेषण में वो क्या भोजन अपना बनाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को बनाते रहते हैं। लेकिन साथ साथ वो भी शोषण करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग भी करते हैं, पर वो मात्रा जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो बहुत कम होता है और प्रकाश संश्लेषण में बहुत अधिक मात्रा में निकालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते और पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पौधों को भी प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से जो भी हमारी ऑक्सीजन जो है वो आती रहती है और इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इस तरह से क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन होता रहता है। अब हम देखेंगे पवन चक्की। पवन चक्की क्या होती है? पवन चक्की जो कि पवन से घूमती रहती है और उससे उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? विद्युत बनाने के लिए किया जाता है, बहुत से अलग कामों के लिए। वायु पवन चक्की को घुमाती है और पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। इसके साथ साथ पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि पवन चक्की जो है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो पवन चक्की ज़्यादातर विद्युत को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और वायु, यहाँ पे वायु का इस्तेमाल बताएं क्या क्या हुआ। इसके अलावा देखिए, नाव को चलाने के लिए, पैराशूट, हवाई जहाज़ के लिए, पक्षी जो होते हैं उनको उड़ने के लिए, उसके बाद परागकणों को इधर से उधर, जो फूलों के परागकण उनको जाने के लिए, जल चक्र में भी जो है वो वायु की ज़रूरत है। तो ये सब तो थे वायु के कार्य। तो वायु के कार्य क्या हैं, वायु किन किन से मिली है, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में देखा। अब हम इसका एक सारांश देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि वायु हर जगह पे उपस्थित रहती, भले वो हमें दिखाई ना दे। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु हम अनुभव कर सकते हैं। वायु कैसी है? अपारदर्शी होती है और हम उसके आर पार देख सकते हैं, उसका कोई रंग नहीं होता है। दूसरी बात है कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो वायु क्या है, गति कर रही होती है, वो पवन कहलाती है। और जैसे हम एक कमरे में, वहाँ पे कोई चल नहीं रही, वो तो वायु है। ठीक है, वायु जगह घेरती, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वायु
जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है, जल में भी उपस्थित आपने देखा और मिट्टी में भी उपस्थित है, दोनों जगह पे उपस्थित होती है। और दूसरी बात है इसका कंपोजिशन क्या है, यानी वायु में क्या क्या होता है। तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल के कण भी होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है तथा श्वसन के लिए आवश्यक है, यानी कि जलने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर है पॉइंट, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वो वायुमंडल है। चारों तरफ से घेरी एक पतली परत वायु की, वो क्या है, वायुमंडल है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, क्योंकि सभी को जीवित रहने के लिए वायु की यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। फिर है जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, और मृदा में जो रहते हैं वो मृदा में जो रहती है वायु उसका इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे, क्योंकि पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण से हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो इस तरह से पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर वायु के बारे में। मेनली इसमें था वायु का कॉम्पोजिशन, यानी कितनी गैसें हैं, क्या कारण है, जलन, ऑक्सीजन का क्या कार्य है, ये सारी चीज़ें थी। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आई हो।